गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र क्या है आपको बताया कि स्तनधारी जंतुओं के जनन अंगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन को ही प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं। प्रजनन चक्र जो है दो भागों में बटा होता है। नंबर 1 मध चक्र और नंबर 2 रस चक्र। मध चक्र पर हमने आपको बताया कि एप्राइमेट्स जंतुओं में मध चक्र पाया जाता है। इन जंतुओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्रावण होता है वो सीधे ही रक्त में होता है, जिसके फलस्वरूप इन जंतुओं में क्या है, काम उत्तेजना पैदा हो जाती है। यदि इस दौरान कोई भी पशु या कोई भी जंतु यदि नर के संपर्क में आता है या संयोग करता है तो नई संतति उत्पन्न होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। देखिए, आपको हमने रस चक्र पर आपसे बात की थी। रजो दर्शन और रजो निवृत्ति के मध्य की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रजनन काल कहा जाता है। देखिए, मादाओं में यानी कि खास तौर से प्राइमेट जंतु होते हैं उनमें रस चक्र पाया जाता है। प्राइमेट जंतु जैसे मानव है, बंदर है, इनमें क्या पाया जाता है, रस चक्र पाया जाता है, ऋतुस्राव पाया जाता है, मासिक धर्म होता है, इनमें माहवारी पाई जाती है। देखिए, इन जंतुओं में रक्त का जो स्राव होता है वो प्रत्येक माह 28वें दिन होता है, ठीक है, और लगभग 3 से 5 दिन तक रक्त का क्या होता है, स्राव होता है। मादा से प्रत्येक दिन रक्त का जो स्राव होता है उसकी मात्रा 25 से 65 ml होता है। आपको हमने बताया कि रस चक्र जो होता है वो 4 प्रवस्थाओं में बटा होता है। नंबर 1 आतव चक्र, नंबर 2 पुटकीय प्रवस्था, नंबर 3 पुटकीय प्रवस्था के बाद आता है अंडोत्सर्ग प्रवस्था और नंबर 4 पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था। देखिए, हम आपसे आतव चक्र पर आपसे चर्चा कर चुके हैं। स्तनधारी जो प्राइमेट जंतु होते हैं उनके जनन चक्र में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, आतव चक्र कहते हैं। इन प्राइमेट जंतुओं में रस चक्र जो होता है वो पहले दिन से उनके अंदर रक्तस्राव होता है और यह रक्तस्राव 3 से 5 दिन तक चलता है, ठीक है। इनमें रस चक्र कैसे होता है हमने आपको बताया कि मादाओं के अंदर जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, तो एंडोमेट्रियम गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसके 2 भाग हमने बताया। एक स्थायी भाग होता है जिसे तो कहा जाता है स्टेटम ऑफ बैसिलस के नाम से जाना जाता है, और जो अस्थायी भाग होता है जिसे कहा जाता है स्टेटम ऑफ फंक्शनलिस। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने पर ये अस्थायी भाग जिसको स्टेटम ऑफ फंक्शनलिस कहते हैं ये नष्ट हो जाता है, जड़ जाता है। इसके नष्ट होने पर क्या है कि यहाँ पर जो श्लेष्मा होती है, ऊतक द्रव होता है, उपकला होती है, ठीक है, और रुधिर वाहिनियां होते हैं, वो टूट करके क्या है, मादा की योनि से क्या है, रक्त स्राव के रूप में क्या है, बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रजोधर्म या मासिक धर्म, या उसे रस चक्र क्या है, या उसे आतव चक्र क्या है कहा जाता है। मादाओं में यह आतव चक्र 3 से 5 दिन तक होता है। आपको बताया यदि रजोधर्म होता है तो यह संकेत ये प्राप्त होता है कि मादा ने गर्भधारण नहीं किया है, और यदि रजोधर्म होता है तो मादाओं ने, इससे ये संकेत मिलता है कि मादाओं ने गर्भधारण नहीं किया है। और यदि रजोधर्म नहीं होता है तो इसका अर्थ है, इसका ये संकेत मादाओं को प्राप्त हो जाता है कि उस मादा ने क्या है, गर्भधारण कर लिया है, ठीक है। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है पुटकीय प्रवस्था पर आपसे बात करेंगे। देखिए, आइए पुटकीय अवस्था पर बात करने जा रहे हैं। क्लास 12 लेसन नंबर 34 और आज का हमारा टॉपिक है
फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आपको हमने बताया था कि रस चक्र की जो प्रवस्थाएं होती हैं वो कितने होते हैं। रस चक्र जो होता है वो 4 प्रवस्थाओं में बटा होता है। कितनी प्रवस्थाओं में बटा होता है? 4 प्रवस्थाओं में बटा होता है। नंबर 1 आतव चक्र, आतर्व चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसको, शॉर्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं MC। दूसरा है पुटकीय प्रवस्था, पुटकीय प्रवस्था जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तीसरी जो अवस्था है उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग प्रवस्था, अंडोत्सर्ग इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। और चौथा है पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था, पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था जिसे बोला जाता है पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, देखिए अंडोत्सर्ग अवस्था हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पुटकीय प्रवस्था पर, फॉलिकुलर फेज पर हम बात करने जा रहे हैं। पुटकीय प्रवस्था, ठीक है, फॉलिकुलर फेज जो होती है। ठीक है, आतव चक्र के बाद कौन सी अवस्था आती है? आतव चक्र के पश्चात पुटकीय प्रवस्था आती है। और पुटकीय प्रवस्था की जो अवधि होती है वो 6 से 13 दिन के होती है। कितने दिन की होती है? 6 से लेकर के 13 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 6 से लेकर के 13 दिन की होती है। आपको बता दें इस दौरान क्या होता है कि मादाओं के अंदर जो मस्तिष्क होता है, ठीक है, मादाओं के मस्तिष्क जो होता है उस मस्तिष्क के अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ठीक है, तो मस्तिष्क के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? मादाओं के अंदर मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा FSH RF द्वारा उद्दीपन क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मादाओं में या स्तनधारियों के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से FSH RF द्वारा उद्दीपन उत्पन्न होते हैं। FSH RF द्वारा जो उद्दीपन उत्पन्न होते हैं इन्हें पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या है? ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जब FSH RF से प्राप्त उद्दीपनों को ग्रहण कर लेती है तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा FSH हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? FSH हार्मोन का क्या होता है? स्रावण होता है। और पीयूष ग्रंथि का जब निरंतर रूप से स्रावण होता है तो पीयूष ग्रंथि से जब FSH हार्मोन का निरंतर रूप से स्रावण होता है तो यहाँ पर पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है। कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है? पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इन पुटक कोशिकाओं को कौन सी कोशिका कहा जाता है? प्राथमिक पुटक कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है? प्राथमिक पुटक कोशिका इन्हें क्या है? कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए प्राथमिक पुटक कोशिकाओं में यहाँ पर निरंतर रूप से क्या है? पुटक FSH हार्मोन का स्रावण हो रहा है जिससे प्राथमिक पुटक कोशिकाओं से द्वितीयक पुटक कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर कौन से? द्वितीयक पुटक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। द्वितीयक पुटक कोशिकाओं में यहाँ पर अभी भी निरंतर रूप से FSH हार्मोन का स्रावण होता है जिसके फलस्वरूप तृतीयक पुटक कोशिकाओं का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? तृतीयक पुटक कोशिकाओं का, टर्सरी फॉलिकल सेल्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तृतीयक पुटक कोशिकाओं का निर्माण होने के पश्चात, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राथमिक पुटक कोशिकाओं में निरंतर रूप से फॉलिकल हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH हार्मोन के नाम से जानते हैं,
प्राथमिक पुटक कोशिकाओं में जब निरंतर रूप से एफएसएच हार्मोन का निर्माण होता है तो ग्राफियन पुटिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, ग्राफियन पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक पुटिकाएं ग्राफियन पुटिकाओं में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है, ग्राफियन पुटिकाओं में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। और इन ग्राफियन पुटिकाओं में निरंतर रूप से अभी भी एफएसएच हार्मोन का क्या हो रहा है, स्रावन होता है। ग्राफियन पुटिकाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे ग्राफियन पुटिकाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब ग्राफियन पुटिकाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो जो यूट्रियस होता है, गर्भाशय होती है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की भित्ति जो पतली हो गई थी वो पुनः कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि वहां पर पुनः रुधिर वाहिकाएं, ठीक है, श्लेष्मा, उपकला कोशिका और ऊतक द्रवों का पुनः वहां पर जमा हो जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम की भित्ति क्या होती है, पुनः क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और 13वें दिन क्या होता है, अचानक से एलएच हार्मोन का निर्माण क्या हो जाता है, यहां पर बढ़ जाता है। 13वें दिन एलएच हार्मोन का निर्माण क्या हो जाता है, अचानक से क्या है, इनके अंदर क्या है, बढ़ जाता है। क्लियर बात है। तो हमने आपको पुटकीय अवस्था के बारे में बताया, एक बार पुटकीय प्रवस्था को दोबारा से बता रहे हैं कि जैसे ही मादाओं के अंदर आतर चक्र, एमसी चक्र जैसे ही पूरा हो जाता है, तो पूरा होने के पश्चात, ठीक है, आतर चक्र पूर्ण होने के तुरंत पश्चात पुटकीय प्रवस्था आती है। और पुटकीय प्रवस्था का लगभग समय जो होता है वो 6 से 13 दिन का होता है। पुटकीय प्रवस्था में मादाओं के मस्तिष्क की हाइपोथैलेमस में एफएसएच-आरएफ से क्या है, उद्दीपन क्या होते हैं, पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा तुरंत एफएसएच हार्मोन का स्रावन किया जाता है। एफएसएच हार्मोन के स्रावन से पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुटक कोशिकाएं, जिन्हें हम प्राथमिक पुटक कोशिका कहते हैं, प्राथमिक पुटक कोशिकाओं से द्वितीयक पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है। द्वितीयक पुटक कोशिकाओं से तृतीयक पुटक कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अंत में ये ग्राफियन पुटिकाओं में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ग्राफियन पुटिकाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है और एकदम से ग्राफियन पुटिकाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस दौरान क्या है कि जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की जो भित्ति होती है, जो पतली हो गई थी आतर चक्र की प्रवस्था के दौरान, वो पुनः कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रुधिर वाहिकाएं होती हैं, श्लेष्मा, उपकला कोशिका और ऊतक तरल द्रव यहाँ पर पुनः जमा हो जाते हैं, जिससे एंडोमेट्रियम की, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की भित्ति क्या है, पुनः मोटी हो जाती है। ठीक है। और अचानक से 13वें दिन एलएच हार्मोन का क्या हो जाता है, निर्माण, या एलएच हार्मोन का स्रावन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं अंडोसर्ग अवस्था, ये तीसरी अवस्था है। मादाओं में आतर चक्र की ये तीसरी प्रवस्था होती है और पुटकीय प्रवस्था के बाद कौन सी प्रवस्था होती है, अंडोसर्ग प्रवस्था होती है। पुटकीय प्रवस्था के बाद अंडोसर्ग की प्रवस्था होती है और अंडोसर्ग की प्रवस्था का जो समय होता है वो 14वें दिन होता है। कौन सा दिन होता है, केवल एक ही दिन का होता है, 14वें दिन। इस दौरान क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्राफियन पुटिका होती है, ये ग्राफियन पुटिका है और ये ग्राफियन पुटिका के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte होता है या अंडा होता है। ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte जिसको आप लोग अंडा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन की मात्रा क्या है, लगातार यहाँ पर स्रावित होती रहती है। ग्राफियन पुटिका में एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन का निरंतर क्या होता रहता है, सीक्रेशन होता रहता है। और सीक्रेशन होने के पश्चात, ठीक है, अचानक से क्या है, यहाँ पर एलएच हार्मोन जो है उसकी मात्रा अधिकतम स्तर तक क्या है, पहुंच जाती है। जब इसके अंदर, ठीक है, ग्राफियन पुटिका के अंदर एलएच हार्मोन की मात्रा अधिकतम स्तर तक पहुंच जाए तो उसे क्या कहा जाता है, एलएच सर्ज कहा जाता है।
और एलएच सर्ज के द्वारा ही क्या है, ग्राफियन पुटिका फट जाती है और ग्राफियन पुटिका फटने पर अंडा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ग्राफियन पुटिकाएं फटने से अंडा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अंडाशय से अंडा क्या है, बाहर निकल जाता है, जिस क्रिया को अंडोत्सर्ग की क्रिया कहते हैं। अंडोत्सर्ग की परिभाषा क्या है कि अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया कहा जाता है। और यह अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है, यह इसका नियंत्रण भी एलएच हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया का जो नियंत्रण किया जाता है वो एलएच हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। हम अंडोत्सर्ग प्रवस्था पर एक बार फिर आपसे बता रहे हैं कि पुटकीय प्रवस्था में ग्राफियन जो पुटिकाएं होती हैं, ठीक है, तो ग्राफियन पुटिकाएं जो होती हैं वो अंडोत्सर्ग की क्रिया जो होती है वो 14वें दिन होती है। ठीक है, इस दौरान ग्राफियन पुटिकाओं में एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन की मात्रा क्या है, बढ़ जाती है। परंतु एलएच हार्मोन का जो स्रावण होता है वो यहाँ पर अधिकतम स्तर पर होता है, इसलिए इसे एलएच सर्ज कहते हैं। एलएच सर्ज के कारण ही ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है और ग्राफियन पुटिका से अंडा क्या है, बाहर निकल जाता है। अर्थात अंडाशय से अंडा जो होता है वो बाहर निकलने की क्रिया को ही अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होती है उसको नियंत्रित करने में भी कौन सहायक होता है, एलएच हार्मोन सहायक होता है। एलएच हार्मोन का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन को आईसीएसएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल काइटिकोसोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। एलएच हार्मोन को हम आईसीएसएच हार्मोन के नाम से भी क्या है, जानते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद हम बात कर रहे हैं पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। देखिए, पश्च अंडोत्सर्ग की अवस्था का जो समय अवधि होती है, अंडोत्सर्ग के बाद पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था होती है, उसकी समय अवधि जो होती है वो 15 से लेकर के 28 दिन होती है। कितने दिन होती है, 15 से लेकर के 28 दिन होती है। ठीक है, और इस पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था में 15 से 28 दिन की जो अवस्था होती है, इस दौरान क्या होता है कि अंडोत्सर्ग की क्रिया पूर्ण हो जाती है और अंडा क्या है, अंडाशय से बाहर निकल जाता है। अंडाशय से जब अंडा बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर क्या है, निरंतर रूप से एलएच हार्मोन का क्या होता रहता है, स्रावण होता रहता है। एलएच हार्मोन का स्रावण होने पर अंडोत्सर्ग के पश्चात इस अंडे के अंदर निरंतर रूप से एलएच हार्मोन का स्रावण होता है और एलएच हार्मोन के स्रावण से इस अंडे के अंदर क्या है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जब कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के पश्चात इस अंडे के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब अंडे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो अंडा जो होता है वो पूर्ण रूप से कैसा हो जाता है, विकसित हो जाता है। अंडा कैसा हो जाता है, पूर्ण रूप से क्या है, विकसित हो जाता है। ठीक है, एक बार पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था को फिर हम बता रहे हैं कि अंडोत्सर्ग की क्रिया के पश्चात, ठीक है, अंडाशय से अंडा जब बाहर निकल जाता है तो अंडे के अंदर निरंतर रूप से एलएच हार्मोन का स्रावण होता है। एलएच हार्मोन के स्रावण से इस अंडे में कार्पस ल्यूटियम का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम के निर्माण के पश्चात इस अंडे में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ने पर अंडा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। एग इज वेल डेवलप्ड। ठीक है, व्हेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज इंक्रीज इन एग। ठीक है, देखिए इसके बाद हम बात करें यदि अंडा निषेचित न हो तो, ठीक है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज। ठीक है, यदि अंडा निषेचित नहीं होता है, ठीक है, अब देखिए यदि ये अंडा क्या है, निषेचित नहीं होता है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, यदि अंडा क्या है, निषेचित न हो, ठीक है, अंडा अगर निषेचित नहीं होगा तो क्या होगा,
यदि अंडा निषेचित नहीं होगा तो अंडे में जो कार्पस ल्यूटियम होता है, कौन होता है? कार्पस ल्यूटियम। अंडा जब निषेचित नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम जो होगा वो धीरे धीरे कार्पस एल्ब्यूकेंस में क्या है? परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? कार्पस एल्ब्यूकेंस में अंडा क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और कार्पस एल्ब्यूकेंस में परिवर्तित होने के पश्चात इस अंडे के अंदर अपघटन की क्रिया जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। और अंडे के अपघटन की क्रिया प्रारंभ होने पर धीरे धीरे ये अंडा अपघटित होता है और अंडा जो होता है वो मादा की योनि से रक्तस्राव के रूप में क्या होता है? अपघटित अंडा जो होता है वो मादा की योनि से रक्तस्राव के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रोपण की क्रिया में भी सहायक होता है, साथ में ग्लाइकोजन के संग्रह की क्रिया में भी सहायक होता है, और साथ में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो एंडोमेट्रियम की भित्ति के अंत स्तर को बनाए रखने में भी क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये तीनों कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। देखो हम अगर आपसे बात करें, ठीक है, अगर इसको इस तरीके से यहाँ पे बात बांटें, देखो 0 दिन से लेकर के 5 दिन तक की जो अवस्था कहलाएगी वो आतव चक्र की कहलाएगी। कौन से चक्र की कहलाएगी? आतव चक्र की कहलाएगी। यहाँ से 6ठे दिन से लेकर के और 13वें दिन की जो अवधि कहलाएगी वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? पुटकीय प्रवस्था का समय कहलाएगा। 14वें दिन, केवल ये 14वें दिन जो होगा वो अंडोत्सर्ग की प्रवस्था कहलाएगी। और 14वें के बाद 15 से लेकर के और 28वें दिन की जो अवधि होगी, इस अवधि को क्या कहा जाएगा? पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था कहा जाता है। 28वें दिन बाद पुनः आतव चक्र होगा, फिर पुटकीय प्रवस्था आएगी, फिर क्या है? अंडोत्सर्ग अवस्था होगी, फिर पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था आएगी, और पश्च अंडोत्सर्ग के बाद वापिस आतव चक्र की क्रिया क्या होती है? मादाओं में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए आज हमने केवल मादाओं के अंदर आतव चक्र की विभिन्न प्रवस्थाओं पर विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रसव और दुग्ध श्रावण की क्रिया किस प्रकार से होती है, इन दोनों बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक्स वेरी मच।